हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम अपने लास्ट कुछ लेक्चर से बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड ऑप्टिक्स की यूनिट फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो आप कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल जो किया था वो था मैग्नीफिकेशन, जो कि कौन से थे, पार्शल, लेटरल यानी कि एक्सियल अक्षीय और एंगुलर कोणीय। तो इन तीनों की मैंने एम ए, एम थीटा और एम टी तीनों की वैल्यूज फाइंड करी थी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है एबेज साइन कंडीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं एबेज, मतलब आबे, आबे का जया प्रतिबंध। कंडीशन मतलब शर्त या फिर प्रतिबंध। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो एबेज साइन कंडीशन, एक आएगा लैग्रैन्जियन कंडीशन, लैग्रैन्जियस लॉ या फिर हेल्महोल्ट्ज रिलेशनशिप। दो चीजें हैं, दो टॉपिक है, एक तो आबे का जया प्रतिबंध, दूसरा है लैग्रैन्ज का नियम या फिर हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। तो ये वो दोनों एक ही टॉपिक के नाम है। तो ये देने का रीजन क्या था, देखो हमने क्या किया हुआ है अभी तक, जो हमने कल वाला लेक्चर था उसमें एम ए, एम टी और एम थीटा इनको फाइंड किया था। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो एक चीज इसमें हमें फाइंड करने के लिए हमने वी और यू इनको भी यूज करा था, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोल से कितनी दूरी है बिंब की और प्रतिबिंब की कितनी दूरी है, इसको यूज किया था, जिसकी हेल्प से हमने इन आवर्धन को फाइंड किया था। अब आबे ने अपना साइन कंडीशन दिया था, उसको देने का रीजन, और लैग्रैन्जियन ने अपना कंडीशन दी थी या लॉ दिया था, उसको देने के रीजन क्या थे कि इन u और v को यूज किए बिना ही हम एम ए, एम थीटा और एम टी के बीच में रिलेशन फाइंड कर सके, इसलिए ये दिया गया था। अब इससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। रेज का टाइप, रेज जो है वो दो टाइप की होती है, दो टाइप आपको पता होना चाहिए। एक तो होती है पैरा एक्सियल रेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत किरणें। एक होती है मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज को हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ किरणें। अब इनको पता होने का रीजन क्या है कि इन दोनों टाइप की रेज पे साइन का एबे कंडीशन एप्लीकेबल है, लेकिन अगर हम लैग्रैन्जियन का पढ़ेंगे, उस वो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद एबेज की साइन कंडीशन के बाद, तो जब उसको पढ़ेंगे उस केस में सिर्फ वो तभी एप्लीकेबल है जब पैराक्सियल रेज या फिर सीमांत किरणें होगी। अब ये रेज होती क्या है, तो वो मैं बताती हूँ क्या होती है। देखो ये रेज क्या होती है, मान लो ये कोई कर्वेचर है, ठीक है, इसको इस साइड बना देती हूँ, कहीं भी बना लो, मान लो ये कोई कर्वेचर है, कोई गोलीय पृष्ठ है, ये इसका पोल P है। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, पहले मैं बता रही हूँ कि सीमांत किरणें क्या होती हैं। तो सीमांत किरणें क्या होती है, वो रेज दो टाइप की, इस टाइप से इसमें रेज आ सकती है। तो वो वाली रेज जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से, मुख्य अक्ष से कम हाइट पे होगी, उन रेज को तो बोलते हैं सीमांत किरणें। और दूरस्थ यानी कि जो उस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा हाइट पे होंगी, उनको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेज। ये तो होंगी यहाँ पे मार्जिनल रेज, और ये क्या होती है, पैरा एक्सियल रेज या फिर सीमांत किरणें। तो देखो इन रेज के बारे में अगर हमारे शायद नेक्स्ट यूनिट में ये रेज आएंगी तो तब पढ़ेंगे। अभी के लिए बेसिक बस इतना ही है कि पैरा एक्सियल रेज क्या होती है। वो रेज देखो, अगर ये रेज कैसी होगी, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है ए बी, मान लो उसकी हाइट अगर छोटी होगी तो उससे रेज भी ऑब्जेक्ट से, तो देखो अब इससे जो हाइट, अगर कम हाइट पे कोई इस कर्वेचर पर, इस पृष्ठ पर होगी, तो उससे जो रेज निकल रही है वो तो आएंगी पैरा एक्सियल। अगर ज्यादा हाइट पे होगी यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है, यहाँ तक जा रही है, तो उससे रेज भी उतनी हाइट पे जाएगी, तो उसके लिए कौन सी होगी, मार्जिनल रेज। ये वाला जो मार्जिनल रेज और ये पैरा एक्सियल रेज है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, ठीक है। तो देखो अगर जब लैग्रैन्जियन ने अपना जो रिलेशन दिया था वो कुछ ऐसा था, μ1h1 tan θ1 इज इक्वल्स टू μ2h2 tan θ2। और इसी के जैसे एबे ने दिया था, वो कौन सा था, μ1h1 sin θ1 किसके इक्वल है, μ2h2 sin θ2 के। तो ये जो रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन, ये वाला लैग्रैन्जियन ने दिया था, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब रेज कैसी आए,
पैराएक्सियल रेज आएंगी, मार्जिनली पैराएक्सियल रेज, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत छोटी हो या फिर उनसे जो रेज निकल रही है वो कम हाइट पे हो इस प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर साइन का कंडीशन लगाएंगे एबे वाला तो वो इन दोनों रेज के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग रूल्स दिए गए थे। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक था कि ये क्यों दिया गया था। क्यों दिया गया था कि u और v डिस्टेंस हमें ना पता हो तब भी हम क्या कर सकते हैं, u और v डिस्टेंस ना पता होने पर लैग्रेंजियन की हेल्प से इजीली फाइंड किया जा सकता है। क्या चीज, देखो अगर बेसिक अगर हम देखें तो आवर्धन क्या है, h2 ओवर में h1, इमेज और उसके ऑब्जेक्ट का इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो है। तो जब हमें u और v नहीं दिया होगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन लैग्रेंजियन या फिर इनको यूज करके हम निकाल सकते हैं, इजीली आवर्धन को फाइंड कर सकते हैं। इनके बीच में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो क्या है, एम थीटा एम ए और एम टी के बीच में रिलेशन पता करने के लिए ये लॉ दिया गया था, ये कंडीशन दी गई थी। तो इस कंडीशन को ड्राइव करते हैं। एवरेज साइन कंडीशन। अच्छा, कल जो था, कल एक मैंने करवाया था एम टी, जिसकी वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी, म्यू1 ओवर में म्यू2 वी इंटू यू, वी बाई यू। और एक मैंने फाइंड कराया था एम ए, जिसकी वैल्यू थी म्यू1 ओवर में म्यू2 वी ओवर में यू का स्क्वायर, और जिसको मैंने tan θ2 ओवर में tan θ1 या फिर sin θ2 ओवर में sin θ1 ये कहा था। तो कल मैंने जो था ना उसमें एक रिलेशन इस एम ए और एम टी में बनवाया था, ये एम ए है तो उसमें एक, तो देखो इस वाले में एम ए और एम टी के बीच में एक रिलेशन और निकल सकता है। देखो वो क्या, इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, म्यू1 ओवर में म्यू2 v ओवर में u का होल स्क्वायर। जब मैंने स्क्वायर करा तो इसका मतलब क्या है, इधर मैंने एक म्यू1 ओवर में म्यू2 से मल्टीप्लाई भी करा तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, म्यू2 ओवर में म्यू1। देखो ऐसा करने का रीजन क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यू1 स्क्वायर ओवर में म्यू2 स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर म्यू2 म्यू1। ऐसा करने से देखो म्यू2 से ये स्क्वायर कटा और म्यू1 से ये स्क्वायर कटा, तो बचेगा क्या, म्यू1 ओवर में म्यू2 इंटू वी ओवर में u का होल स्क्वायर, तो एम ए ही बच जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन फाइंड कर सकती हूँ मैं, इस चीज़ को मैं एक बार क्लियर करती हूँ आपको। तो यहाँ से क्या कर सकती हूँ मैं, एम ए एक्सियल मार्जिनल अक्षीय आवर्धन किसके इक्वल होएगा, ये किसकी वैल्यू बन रही है, देखो एम टी की, तो एम टी का स्क्वायर इंटू म्यू2 बाई म्यू1। तो ये भी एक रिलेशन इनके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो अभी आज वाला टॉपिक कर रहे हैं, इसको ये देख लो, ये रिलेशन इसको मैं क्लियर कर रही हूँ अभी। तो देखो आज वाले टॉपिक में हम साइन की एवरेज की साइन कंडीशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जैसे हम कर रहे हैं बार बार, एक गोलीय अपवर्तन पृष्ठ लिया, तो ये मैंने कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले ली, तो इसका मान लिया यहाँ पे कोई पोल P है, तो इस पोल से या ध्रुव से, या इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, तो यहाँ से जो अक्ष गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो इससे मैंने कुछ r डिस्टेंस पे मैंने मान लिया, या फिर इसका मैंने मान लिया कि ये इसका क्या है, सेंटर है कर्वेचर का। तो इससे क्या है, इस C से इस सरफेस पे हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है, r ही होगी। तो मैंने मान लिया कि इससे क्या है, कुछ ए बी यानी कि h1 हाइट पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ी है। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस का u। तो अब यहाँ से अभी मैंने मान लिया कि इधर से कोई रेज जा रही है, एक तो सीधा सेंटर से रहेगी, एक मैंने मान ली कि इस टाइप से इस सेंटर से जा रही है, जो इस सेंटर से गुजरती है वो क्या हो जाती है, इसके सेंटर से क्रॉस कर जाती है, पैरेलल निकल जाती है। और दूसरी मैंने क्या मान ली कि इस टाइप से इस सरफेस पे आ रही है, दूसरी मैंने मान ली कि यूं इस सरफेस पे आ रही है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर बार हम म्यू1 ले रहे हैं, इसका म्यू2 ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं कि ये रेयरर है और ये क्या डेंसर। अब जब डेंसर से रेयरर की ओर जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो मैंने मान लिया कि वो कुछ इस तरीके की रे चलेगी। अब
अब जब वो यूं जाएगी इतना मत, इतनी ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी, उसको मैं नाम दे देती हूँ EF, जिसकी हाइट माइनस में हो जाएगी H2। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट I, ये एंगल क्या हो जाएगा R। मैं इसको यूं शो कर रही हूँ, ठीक है। ये तो सिंपल है, हर बार यही कर रहे हैं। अभी ये एंगल मान लिया कि ये वाली रे इस एक्सिस से θ1 एंगल बना रही है, तो ये वाली क्या बनाएगी, माइनस का θ2। अब वो माइनस का क्यों है ये मैंने आपको बता दिया था कल। तो अगर ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है कितनी हो जाएगी R, PC कितनी हो जाएगी R, और P की F से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी V V की वैल्यू क्या हो जाएगी V, और PA की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का U। माइनस क्यों लिया, साइन कन्वेंशन यूज करा है। AB हाइट कितनी हो जाएगी H1, और EF जो हमने लिया है इमेज की हाइट वो कितनी हो जाएगी माइनस का H2। ये सब कुछ हमने हर बार जब से हम स्फेरिकल सरफेस से कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, हर बार हम यही चीजें कर रहे हैं। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये इसी टाइप से ही होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मुझे रिलेशन फाइंड करना है। जो एवरेज की कंडीशन है वो होती है μ1 H1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 H2 sin θ2। तो मुझे इस चीज को फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, मुझे H1 और H2 में हाइट निकालूं। तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं, हाइट ये रही H1 और H2। इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे अल्फा अल्फा, या फिर जैसे आपकी बुक में किया हुआ है वैसे देख सकते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगी, ट्रायंगल लूंगी, कौन सा, बाय ट्रायंगल ACB या ABC, एंड ट्रायंगल कौन सा लूंगी, EFC या CEF, कोई भी दो। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, समरूप है। या फिर जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये दोनों क्या सेंटर से गुजर रहा है, तो ये वाले दोनों एंगल क्या अल्फा होंगे। अगर ये दोनों एंगल अल्फा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैं tan अल्फा की वैल्यू निकालती हूँ, पहले इस वाले ट्रायंगल से निकालती हूँ। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर ओवर में बेस, लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर मेरे पास पड़ा है H1, बेस मेरे पास क्या पड़ा है, बेस कितना आएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए AC। अब AC की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, AP प्लस PC। AP क्या है माइनस U और PC क्या है R। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस का U प्लस का R। सिमिलरली मैं इस वाले ट्रायंगल से निकालूं तो यहाँ से भी मैं tan अल्फा लगाऊंगी, सेंटर से निकल रही है तो वो डायरेक्ट निकल जाती है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लगा रही हूँ CEF से, तो मुझे क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर अल्फा के सामने कौन सा आएगा H2, और बेस मेरे पास क्या आएगा EC। तो परपेंडिकुलर H2, साइन कन्वेंशन लगाऊं तो H2 कैसा आएगा माइनस, तो माइनस H2 ओवर में क्या आएगा मेरे पास, कौन सा EC। तो EC की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिख देना H1 ओवर में AC, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो EC की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, PE में से मैं अगर PC माइनस कर दूं, PE माइनस PC, तो वो EC रह जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में मैं इतनी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाली मैं माइनस कर सकती हूँ, तो मैंने माइनस कर दिया। तो उसकी वैल्यू PE की देखो मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे ये F है, PF की वैल्यू है ना V, गलती से V लिख दिया था, PC मेरे पास पड़ा है R, और PE मैंने लिखा ही नहीं है, PE ठीक है, PE हाँ ठीक है, यहाँ पे PE लिख सकती हूँ ना मैं, P जहाँ पे PF लिखा है, PE की वैल्यू क्या आ जाएगी V। देखो कैसे मैंने PF लिख दिया था, वो चाहे मैं PF लिखूँ चाहे PE लिखूँ बात तो एक ही है ना। तो वो कितनी हो जाएगी, V में से मैं R को इस वाले डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दूँ तो मेरे को जितनी चाहिए EC वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V माइनस R। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। तो मैं इन दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या कर सकती हूँ कि दोनों साइड क्या है मेरे पास अल्फा अल्फा था, tan अल्फा। तो देखो ये भी tan अल्फा LHS में और ये भी tan अल्फा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, H1 माइनस भी आएगा ओवर में माइनस का U प्लस का R इज इक्वल्स टू माइनस H2 V माइनस R। तो यहाँ से मुझे H2 ओवर में H1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ।
तो वो कितनी आएगी, देखो ये वाला माइनस का मैं इधर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस का u प्लस के r को मैंने माइनस से जब मल्टीप्लाई करा है -1 लिख सकती हूँ। उधर लो दिखी नहीं आता, इधर शायद विजिबल नहीं है। प्रीति ने बाहर जाना अपने 10 मिनट। हाँ 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 मैं बस पत्ते को नहीं खत्म कर 10 मिनट। कितना टाइम हुआ है? 10 मिनट है तेरे को। चल ठीक है, ठीक है। तो साइन थीटा 1 ओवर, अब देखो ये चीज क्या है क्वाड्रेंट वाला, तो देखो साइन यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोट होता है, यहाँ पे कोस और सेक होता है। तो देखो 180 में से माइनस हो रहा है तो वो इसी सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो वहाँ पे क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो यानी कि और एक चीज 180 में से माइनस कर रही हूँ तो मुझे साइन को कोस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको साइन आई लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन पॉजिटिव है, तो ओवर में -u प्लस का r किसके इक्वल है, साइन थीटा 1 ओवर में r की। तो इसको दे दो, जो इक्वेशन यहाँ पे बच गई थी वो वाला नंबर, इक्वेशन नंबर 4। अब कर रहे हैं नेक्स्ट। अभी हमारे पास क्या थीटा 1 आ गया, सिमिलरली मुझे थीटा 2 चाहिए, तो थीटा 2 के लिए मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ। कौन सा, थीटा 2 के लिए मैं ले लूँ बाय ट्रायंगल, देखो कौन सा बन सकता है मेरे पास, CNE, तो NCE। तो ये वाला ट्रायंगल जब मैं लूंगी तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, मुझे पता है साइन माइनस का थीटा 2 है। अब क्यों था वो कल वाले लेक्चर में बताया, तो उसके सामने वाली साइड मेरे पास कितनी है, NC है। अब NC यानी कि इस कर्वेचर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो C से किस डिस्टेंस पे होंगे, R डिस्टेंस पे होंगे, तो NC की वैल्यू मैंने डायरेक्ट R लिख दी। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइन थीटा ओवर में NC, ठीक है, वो NC आप लिख देना चाहे तो, या मैं लिख देती हूँ ओवर में NC, फिर किसके इक्वल आया, साइन, दूसरा एंगल मेरे पास बन रहा है R। अब देखो साइन आई और R में निकालने का रीजन क्या है, साइन आई ओवर में साइन R से मैं स्नेल्स लॉ लगा सकती हूँ, और जब स्नेल का नियम लगाऊंगी तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक का μ1 और μ2 का एक रेशियो निकलेगा। और मुझे पता है कि एवरेज की कंडीशन क्या है, μ1 h1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल है, μ2 h2 साइन थीटा 2। तो मैंने साइन थीटा 2 और ये निकाल ली है, h1 ओवर में h2 इनका रेशियो भी मेरे पास है, μ1 μ2 मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास साइन आई और साइन आर बन, ठीक है। तो यहाँ से साइन आर लिखा, तो आर के सामने वाली साइड मेरे पास क्या है, EC। अब EC की वैल्यू देखो क्या होगी, PE, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, P डैश भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है, PE माइनस का PC। तो PE माइनस PC मेरे पास क्या आएगा, साइन R। PE की वैल्यू मेरे पास पड़ी है V, माइनस PC की वैल्यू मेरे पास है R। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा 2 ओवर में NC की वैल्यू है R। ये वाली चीज माइनस में आएगी क्योंकि साइन थीटा के साथ जो माइनस होता है वो साइन उस माइनस को बाहर भेज देता है, कोस होता तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही रह जाता। ये वाला तो बेसिक आपको पता होगा, तो इसको मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ले दो इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 5th और 4th का क्या करते हैं, मैं डिवाइड लगा देती हूँ। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 4th बाय 5th, ये प्लस बन गया, ये डिवाइड है, इक्वेशन 4th को मैं 5th में डिवाइड लगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिवाइड में साइन थीटा 1 ओवर में R, क्या डिवाइड लगा रही हूँ 5 से, साइन थीटा 2 ओवर में R माइनस में, ये माइनस था, किसके इक्वल है, साइन I ओवर में माइनस का u प्लस का R, फिर किसके डिवाइड में है, साइन R ओवर में v माइनस R। तो देखो यहाँ से क्या बन सकता है, ये R से तो ये R कैंसिल हो जाएगा जब वो ऊपर चलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसा ही होता है। मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, साइन थीटा 1 ओवर में साइन थीटा 2 कैसा, माइनस में, किसके इक्वल है, माइनस में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, वो किसके इक्वल आएगा, ये v माइनस आर ऊपर जाएगा तो v माइनस आर, और डिवाइड में क्या बचेगा, माइनस u प्लस का r, मैंने इसको यूं लिख दिया। अब इधर मेरे पास क्या बचा है,
इधर देखो क्या बच रहा है, साइन आई पड़ा ऊपर और साइन आर नीचे आ जाएगा, तो डॉट साइन आई ओवर में साइन आर। अब वी नो दैट स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल का नियम, वो क्या कह रहा है कि साइन आई ओवर में साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो होता है, ये आर है। तो देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लेंगे, वो कौन से, अब ये डिपेंड करता है कि रे किस मीडियम में जा रही है, तो जा किस में रही है, μ2 में जा रही है μ1 से, तो रेशियो कैसा हो जाएगा, μ2 ओवर में μ1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, μ2 ओवर में μ1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर आई थिंक 6 बन रही है, इसको दे दो 7। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन 7th इंटू 6। तो 7 में मैं जब 6 को यूज करूंगी तो देखो क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 ओवर में साइन थीटा 2, ये माइनस का साइन पड़ा है, किसके इक्वल है, v माइनस आर ओवर में माइनस यू प्लस आर के, डॉट साइन आई ओवर में साइन आर की वैल्यू पड़ी है μ2 बाय μ1। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा 1 ओवर में साइन थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, v माइनस आर। जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u माइनस आर, माइनस यू इंटू -1 प्लस का u और प्लस का r इंटू -1 माइनस का r। ये मल्टीप्लाई तो आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करा। अब मेरे पास यहाँ पे पड़ा क्या है, μ2 बाय μ1। अब देखो ऐसा रिलेशन हमने बनाया है, कहाँ पे बनाया है, ये रहा, हमारे पास इक्वेशन 3 पड़ी है, H2 ओवर में H1 किसके इक्वल है, v माइनस आर ओवर में u माइनस आर के। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं, साइन थीटा 1 ओवर में साइन थीटा 2 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है, इसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी है H2 ओवर में H1 डॉट μ2 ओवर में μ1 मेरे पास पड़ा है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख सकती हूँ, H1 μ1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल है, H2 μ2 साइन थीटा 2। तो ये क्या है, एबेज साइन कंडीशन। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एम थीटा एम ए और एम टी के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर अगर आता है एबेज साइन कंडीशन बताओ, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ले इनके बीच में रिलेशन, तो वो अभी करेंगे। तो ये वाला टॉपिक आप देख लो, यहाँ पे सिंपली सिर्फ और सिर्फ H1 और H2 मुझे चाहिए था, जैसा कंडीशन है उस हिसाब से H1 H2 मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये ट्रायंगल लगाकर, ये वाला हमने दूसरी बार कर लिया ये वाली चीज़। तो मैंने ट्रायंगल लगा के tan अल्फा की वैल्यूज इक्वेट करी और इन हाइट का रेशियो निकाल दिया। फिर मुझे थीटा चाहिए था, थीटा 1 थीटा 2, तो ये साइन का लॉ लगाया, वो मैंने आपको बता दिया कैसे है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको लगाया तो इस तरीके का बना, थीटा 1 के सामने वाली साइड ये, और फिर 180 माइनस आई के सामने वाली साइड ये रख के इनका डिवाइड लगाया। डिवाइड लगाने से मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई। ये मुझे पता है ये स्नेल्स लॉ है, तो मैंने वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करी, और ये मैंने रेशियो भी फाइंड किया था, तो वो मैंने पुट कर दिया, और मेरे पास क्या है, एवरेज साइन कंडीशन बन गई। तो अभी हम करते हैं रिलेशन फाइंड करते हैं एम ए एम थीटा और एम टी के बीच में, किसकी हेल्प से, एवरेज साइन कंडीशन से। तो मुझे पता है μ1 H1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल है, μ2 H2 साइन थीटा 2 के। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, H2 ओवर में H1 साइन थीटा 2 ओवर में साइन थीटा 1 किसके इक्वल आएगा, μ1 ओवर में μ2 की। अब इस टाइप का रेशियो, हाइट का रेशियो हमने क्या किया था, mt था। अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा है तो पार्शियल आवर्धन को मैंने क्या पुट किया था, mt कहा था, फिर मैंने वहाँ से H1 और H2 हाइट का रेशियो फाइंड किया था। और इस वाले में आपको पता है कि ये क्या है, m थीटा। तो ये एक रिलेशन है mt इंटू एम थीटा किसके इक्वल है, μ1 ओवर में μ2 के। तो ये किसके बीच में रिलेशन हो गया, mt और m थीटा के बीच में। अब हम करते हैं रिलेशन, यहाँ पे लिख दो रिलेशन बिटवीन mt एंड m थीटा। अब दूसरा करेंगे mt m थीटा
और एम ए के बीच में रिलेशन। तो एम ए के बीच में रिलेशन मैंने आपको अभी अभी ड्राइव करवाया था। एम ए और एम टी के बीच में रिलेशन मैंने क्या फाइंड किया था, एम टी का स्क्वायर डॉट म्यू टू बाई म्यू वन। अभी अभी ये जो लेक्चर का स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि कल मैंने एक रिलेशन फाइंड कराया था, वो भी सही है और इसका यूज करना था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये वाला रिलेशन अभी ड्राइव करवाया था। तो यहाँ से देखो मुझे क्या पता है कि अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज करूँ तो एम थीटा की वैल्यू मेरे पास आती है 1 में एम टी डॉट म्यू वन इंटू म्यू टू। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देती हूँ। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, कोई ए दे देते हैं मान लो, और ये क्या है बी। तो बाय मल्टीप्लाइंग यानी कि मैं सीधा लिख रही हूँ इक्वेशन ए को इक्वेशन बी के साथ में मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एम ए इंटू एम थीटा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एम ए की वैल्यू मुझे पता है एम टी का स्क्वायर डॉट म्यू टू बाई म्यू वन, और एम थीटा की वैल्यू मेरे पास पड़ी है। एम थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 में एम टी इंटू म्यू वन में म्यू टू, म्यू वन में म्यू टू। तो इसका मतलब क्या है कि म्यू टू से ये म्यू टू कैंसिल हो गया और म्यू वन से ये म्यू वन कैंसिल हो गया, इस एक पावर से ये एम टी कैंसिल हो गया। तो क्या रिलेशन आया, एम ए एम थीटा किसके इक्वल है, एम टी के इक्वल है। तो आपके पास ये डायरेक्ट आ सकता है कि एबेल साइन कंडीशन से प्रूव करो कि एम ए एम टी और एम थीटा के बीच में ये रिलेशन होता है, या फिर ये रिलेशन भी आ सकता है। अच्छा ये बाय मिस्टेक यहाँ पे इसको इक्वेशन ए दे रखे हैं, इक्वेशन ए ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन का किया है, ठीक है। तो ये एम ए इंटू एम थीटा ये इसके बीच में रिलेशन है, तो ये एबेल साइन कंडीशन प्रूफ हो गई है, जो कि क्या है मार्जिनल और पैराक्सियल दोनों रेज के लिए होती है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। कल वाले लेक्चर में हम लैग्रेंजियन इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, जहाँ पे क्या हो जाएगा वो सेम ही होगा, यानी कि ये जो रिलेशन निकला है इसी के तरीके का होगा, बस यहाँ पे tan थीटा 1 और tan थीटा 2 आएगा। तो इसके स्टेप्स ध्यान में रखना कि किस टाइप से हमने किया हुआ है, और ये डायग्राम को भी ध्यान देना। डायग्राम इसी तरीके का बनाना है, जब हम लैग्रेंजियन करेंगे तो उसमें रेज पोल से जाएगी, ठीक है। तो ये वाले जो डेरिवेशंस हैं इसको अगर आप एक बार देखने के बाद फिर से ट्राई करोगे तो ये वाले टॉपिक्स इजी हैं और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।